ओके नाउ चलें यहाँ पर आप देखें कि लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे ओवरियन साइकिल, और उसके साथ हमने आपको बताया कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ये इसका टाइम लाइन क्या है। तो टाइम लाइन के लिए बड़ा ज़रूरी था कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल पर प्लॉट करते हैं हम लोग। आपको दिखाया कि oogenesis में जो प्राइमरी oocyte है दैट हैज़ फॉर्म्ड बिफोर बर्थ, ये है प्रीनेटल। आपको पता है कि ये प्रीनेटल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हो गई थी oogenesis की, लेकिन ये बात स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ लागू नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट एक्चुअली आफ्टर प्यूबर्टी। वो प्रिमिटिव में क्या, वहाँ पर टेस्टिस में क्या उस वक्त मौजूद हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या मौजूद हैं, सिर्फ उसमें प्रीमोडियल जर्म सेल्स मौजूद हैं। वो कभी नहीं गए थे स्पर्मेटोगोनिया कोई बनाया उन्होंने, या उन्होंने कोई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जैसे वो साइट में हुआ था। यहाँ ऐसा नहीं है। टेस्टिस इज एक्चुअली हैविंग ओनली प्रिमिटिव इसका प्रीमोडियल जर्म सेल्स। और ये पहुँच गया कब, ये पहुँच गया एट द लेवल ऑफ एडोलेसेंस, एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी तक जैसे पहुँच जाएगा एकदम से इसके पास भी वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट हो गया था GnRH हाइपोथैलेमस में, उसका इफेक्ट हुआ था FSH LH पे। तो इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही इफेक्ट होगा और इसी तरीके से होगा, लेकिन वो साइक्लिकल नहीं होगा ऐसे 1 मंथ के अंदर होगा या इस किस्म की कोई चीज़। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया अभी आपको बताया ये प्रीमोडियल जर्म सेल है। वो प्रीमोडियल जर्म सेल ये कंटिन्यूसली प्यूबर्टी के बाद ये कंटिन्यूसली चलते हैं, इनकी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है। और कंटिन्यूसली होगी तो क्या होगा, क्या मौजूद थे पहले, प्रीमोडियल जर्म सेल थे। मेल में क्या है, प्रीमोडियल जर्म सेल, उसमें कोई चेंज नहीं आई थी। फीमेल में क्या था, प्यूबर्टी तक आते आते प्राइमरी oocyte इन अ डिप्लोइडियन स्टेज इन फॉर्म ऑफ अ फॉलिकल के साथ थे। और वही एवरी मंथ उसके 5 to 15 के करीब करीब जो है ना वो डेवलपमेंट उनकी शुरू होती है और एक ओव्यूलेट होता है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ है कि दैट विल स्टार्ट वही GnRH, वही FSH LH, वो उसी के मल्टीपल उसके इंटरेक्शन की वजह से स्पर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे आफ्टर प्यूबर्टी। और आफ्टर प्यूबर्टी बनना शुरू हो जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन भी बाद में ही आएगा। और टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे उसकी आवाज़ में चेंज आएगी, मुस्टाशेज होंगी, दाढ़ी आएगी उसको, और उसका डेवलपमेंट जो होगी अब वो आपको मस्कुलर लुक देगा। अब इससे पहले वो बच्चा था। तो ये किस वजह से हुआ है, टेस्टोस्टेरोन को। तो टेस्टिस कब प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे टेस्टोस्टेरोन, आफ्टर प्यूबर्टी। इससे पहले जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल ग्लैंड का वो जो इनर लेयर होता है जिसको हम एड्रिनल एंड्रोजेंस कहते हैं, दे कम फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ द एंड्रोजन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ये 3 जो सुप्रारीनल ग्लैंड के लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा जो प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन। बीच वाला जिसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा वो प्रोड्यूस करता है कार्टिकोस्टेरोन, कार्टिसोल। और जो सबसे अंदर वाला होता है वो प्रोड्यूस करता है एड्रिनल एंड्रोजेंस। अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चे के जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल में डेवलप होगा दैट विल बी एट प्यूबर्टी, जिसकी वजह से उसको मूछें भी आएंगी, उसके बिल्ट भी ठीक होगी, उसकी आवाज़ में चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें उसके बाद होंगी। और ये देखें ये जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है बच्चे में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। और वो 13 ईयर में भी हो सकता है, 14 में भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। अब ये सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो टेस्टिस के अंदर मौजूद वो जो प्रीमोडियल जर्म सेल है जो शुरू से प्रीमोडियल के नाम पे बैठे हुए हैं, स्टेम सेल्स, वो एकदम से मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे। उससे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि उसके साथ साथ उनकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। और डेवलपमेंट में क्या होगा, ये माइटोसिस होती अचानक वो रुकेंगे क्योंकि अब उनकी माइटोसिस की ज़रूरत नहीं है, अब उनका कुछ मियोसिस की तरफ जाना है, क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से उसको हाफ होना है जैसे वहाँ हुआ था। तो ये क्या करेंगे, ये फिर मियोसिस 1 में इंटर हो जाएंगे। क्या ऐसे इंटर हो जाएंगे या पहले रुकेंगे और बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। वहाँ क्या बना था, oogonia। ये आपको दिखाया था हमने लास्ट टाइम कि वहाँ बनता है क्या, oogonia। और यहाँ बनेगा क्या, स्पर्मेटोगोनिया। वहाँ बना था oogonia, यहाँ बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन ये होगा स्पर्मेटोगोनिया A कहते हैं इसको। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया A और डेवलप होगा। अभी ये मियोसिस 1 में इंटर हुआ नहीं है, अभी इसने माइटोसिस को ख़त्म किया है। मल्टीप्लाई हुआ था होते होते लाखों बन गए और उसके बाद ये रुका कि अब उसको मियोसिस में इंटर होना है। क्योंकि आपको पता है एक एजेकुलेट में, सिर्फ एक एजेकुलेट में जो सिर्फ 2 ml का एजेकुलेट होता है उसके अंदर कोई 30 करोड़ 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर। तो ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्पर्मेटोगोनिया A तक पहुंचेगा और A के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया B पर पहुंचेगा। ये B वो है जो अब तैयार होके इंटर हो जाएगा मियोसिस 1 में।
और जैसे मियोसिस 1 में एंटर हो जाएगा तो वो अपना नाम बदल देगा। अब उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया बी नहीं रहेगा, अब उसका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पड़ जाएगा। जैसे वहाँ पढ़ा था उस पर नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का वो कौन सा, वो मियोसिस 1 में तो पहले क्या आएगा, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद उधर क्या हुआ था, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्यूबर्टी पे कि प्रीनेटली हुई थी उसकी फीमेल की, प्रीनेटली 5th मंथ में। जिसके बाद क्या फिर और कुछ हुआ था कि वो डिप्लोडिन स्टेज में आएगा। इसमें भी डिप्लोडिन स्टेज आएगी। ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ क्या हुआ था, अरेस्ट हो गया था ना डिप्लोडिन स्टेज में, ये भी अरेस्ट हो जाएगा। क्यों, सेम है ना, ये जो वो बिहेव करेगा ये भी करेगा। वो डिप्लोडिन में कितने साल, कितना अरसा रहा, जब तक प्यूबर्टी नहीं, प्यूबर्टी के पास जैसे शुरू हो जाएगा तो 15 से 20 होंगे, बाकी तो अभी भी डिप्लोडिन में होंगे। और कोई ऐसा होगा जो डिप्लोडिन में उस औरत के 50वें साल में वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब डिप्लोडिन स्टेज जो है वो 50 साल लंबी भी हो सकती है, और शायद 50 साल बाद भी उसकी बारी ना आए शायद। क्यों, क्योंकि प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स थे वो कितने थे, 40,000। और महीने में कितने, मैक्सिमम महीने में कितने इस्तेमाल होते हैं, 20 मैक्सिमम कह रहा हूँ, चलो 5 to 20 हैं, मैक्सिमम 20 महीने में इस्तेमाल होंगे। तो पूरे साल में कितने इस्तेमाल होंगे, 12 मंथ्स हैं अगर, तो मिलाओ तो तकरीबन चलो 200, राउंड फिगर 200 एक साल में। और अगर उसकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो कितनी हो सकती है भाई, 14 ईयर में वो मेनार्की थी उसकी, 35 ईयर्स, चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15 + 35 मेनोपाज में कब जाएगी जाके, 35 ईयर्स में। वो 35 ईयर्स में जाएगी तो इसका मकसद ये है कि 35 ईयर्स तक वो हर साल 200 प्रीमोडियल फॉलिकल्स यूज़ करेगी। ये भी मिलाओ तो कितने होते हैं, 7,000, जबकि उसके पास हैं कितने, 40,000। यानी 35,000 ऐसे होंगे, फिर भी माना 30,000 ऐसे होंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मुंह ही नहीं देखेंगे। इसका मकसद है कि वो किस में रहेंगे, डिप्लोडिन स्टेज में ही रहेंगे, प्राइमरी oocyte के नाम पे। नेचर ने प्रीमोडियल फॉलिकल्स इस्तेमाल से 6 से 7 गुना ज़्यादा दिए हैं। ये तो मैंने मैक्सिमम नंबर लगाया है, ये तो 5 से 10 होते हैं, ये मैक्सिमम आप 10 लगा सकते हो। 10 मीन से एवरी मंथ 10, और एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100। 50 साल भी अगर उसकी लाइफ हो ना, अगर रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। 15 साल में अगर मेनार्की है, पहला मेंसेस अगर उसको 15 में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी बहुत है। 35 ईयर्स एवरी मंथ ओनली 10, साल में 100-125, 35 ईयर्स में 5,000, जहाँ उसको 40,000 हैं, 5,000, 10 टाइम्स मोर प्रीमोडियल फॉलिकल उस लेडी में मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड। तो डिप्लोडिन स्टेज में रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गई, मेनोपाज में आ गई, तो जितने रह गए वो सारे डिप्लोडिन स्टेज में ही रह जाएंगे, और बाद में तो वो खत्म ही हो जाएंगे। आखिर में तो ओवरी इतनी उसी रह जाती है, एट्रोफी हो जाती है ओवरी की, क्योंकि उसकी प्रोलिफरेशन ही नहीं होती, ना एस्ट्रोजन, न क्या विथड्रॉल हो जाता है ईस्ट्रोजन का भी। ईस्ट्रोजन विथड्रॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे बोन के अंदर ये सारी, क्योंकि ईस्ट्रोजन आपको पता है प्रोलिफरेटिव हार्मोन है, हर उस जगह पर जहाँ कनेक्टिव टिश्यू है वो बैठना शुरू कर देगा, वो डेवलप नहीं हो सकेगा, प्रोलिफरेट नहीं होगा। तो जिस जगह पर देखेंगे जो ब्रेस्ट है, प्रोट्यूबरेंस, वो हैंगिंग हो जाएगा। स्किन जो है आपको देखे रिंकल्स बनना शुरू हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो बोन का कोलेजन है वो बनेगा नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगी। और ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कि इट्स वेरी वेरी डेंजरस थिंग यार। तो ये खास तौर पे आप देखें कि ईस्ट्रोजन विथड्रॉल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, लेडीज़ में बहुत कॉमन है। तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कभी कभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कराते हैं, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो HRT करानी पड़ती है, और HRT कराएंगे तो सही, लेकिन उससे अगर बोन को तो थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, लेकिन वो एस्ट्रोजन के डोज की वजह से यूट्रस जो इस वक्त श्रंकन है, वो उसका जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो करके कभी कभी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाता है। तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट के। तो उसका इलाज ये ढूंढा गया है कि मेनोपाज से पहले, अगर मेनोपाज अगर 40 और 45 के एज में होती है, तो 30-35 के एज से लेके उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दें। कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे तो बोन की डेंसिटी कुछ बेहतर होगी। अगर कोलेजन थोड़े कम भी हो गए ना, तो कैल्शियम जो है उसको थोड़ा सा कंपेंसेट कर देगा, बोन के अंदर वो सॉफ्टनेस, वो प्रॉब्लम्स इतने नहीं रहेंगे जितने दूसरी सूरत में हो सकते थे। अवॉइड करें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को, अब इसको अवॉइड करें क्योंकि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना,
और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लोइडिंग स्टेज में थोड़ा सा रुकेगा। इसमें ये नहीं है कि वो बरसों रुकेगा, 50 साल में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कंटिन्यूस ये थोड़ा सा रुकता है, ऐसा दिखाने के लिए कि मैं भी जर्म सेल हूँ, मैं भी डिप्लोइडिंग स्टेज में होता हूँ, मैं भी थोड़ा सा रुकता हूँ, ताकि उसको oogenesis के साथ मैच किया जा सके। बस दिखाने को रुकता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूस हो जाता है। और कंटिन्यूस होकर क्या करेगा, प्रोफेज कंप्लीट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट करके ये बन जाएंगे क्या, ये एक प्राइमरी oocyte से क्या बन जाएगा, दो सेकेंडरी oocyte, सॉरी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बन जाएंगे। वहाँ क्या बना था, एक सेकेंडरी oocyte, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी, उसको साइटोप्लाज्म मिला ही नहीं था उतना। यहाँ इसमें नहीं होगा, यहाँ 50-50% दोनों को, और दोनों काम के। जो इसका एक सेल था, मेल का जो एक सेल था वो कौन सा था, जिसमें 44XY थे। जब इसको हाफ करेंगे तो 22X एक को मिलेगा और 22Y दूसरे को। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो 22X वाला, तो दूसरा वाला 22Y वाला होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि X और Y इस तरीके से बैठते हैं, उसके बाद ये डिटैच होंगे, तो एक को X मिलेगा, एक को Y मिलेगा। लेकिन ये होंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे। लेकिन ये होते हैं क्या, डबल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्या डबल स्ट्रक्चर ही होंगे कि इनको सिंगल होना है? सिंगल होना है तो इसको कहाँ बढ़ना पड़ेगा, सेकंड मियोसिस में जाना पड़ेगा। और जब सेकंड मियोसिस की एंड होगी तो ये जो 22X वाला है, इससे दो बनेंगे और इससे भी दो बन जाएंगे, उससे भी दो, उससे भी दो, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के बाद उसका नाम पड़ जाएगा क्या, उसका नाम पड़ जाएगा टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट। टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट, या इसको हम स्पर्मेटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड, तो इसको हम स्पर्मेटेड कहते हैं। इधर जो 22X वाले हैं ये दो बनाएंगे स्पर्मेटेड्स, दो। कौन से वाले, एक 22X और दूसरा वो भी 22X, क्योंकि है ही ये X है। और उधर जो होंगे एक 22Y तो दूसरा भी 22Y। इसका मकसद ये है कि एक स्पर्मेटोगोनिया बी से कितने स्पर्मेटेड्स बने, चार। हाफ बने 22X वाले, हाफ बने 22Y वाले, सभी ऐसा करेंगे। इसका मकसद है कि जितनी पॉपुलेशन पड़ी होगी उसके हाफ होंगे X वाले, हाफ होंगे Y वाले। अब इजैकुलेट में ज़्यादा X वाले आते हैं कि ज़्यादा Y वाले आते हैं, ये डिपेंड करता है अल्लाह की तरफ से, ये रैंडम है, क्योंकि एक दो या 5-10 तो नहीं है, ये तो करोड़ों में है। और करोड़ों में ये नहीं है कि करोड़ों में आधे X वाले आधे Y वाले, इतने पड़े हैं। एक इजैकुलेट में पता नहीं X ज़्यादा है कि Y ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर ये इस तरीके से आपको मिले, ये टर्शियरी, ये अभी स्पर्मेटेड हैं। क्या मैं कह दूँ कि ये हैप्लॉइड हो गए हैं? हो गए हैं, बिल्कुल। हो नहीं गए हैं क्या, 22X हैं तो हैप्लॉइड हो गए, सिंगल स्ट्रक्चर्ड हैं तो इट्स हैप्लॉइड, तो हो गया है क्या ये क्या गेमेट हो गए क्या, या ये फर्टिलाइजेशन के लिए फिट हो गए क्या? नहीं, अभी इसमें साइटो डिफरेंशिएशन होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगी इसके अंदर। अभी तक जितना भी आपने यहाँ देखा ना, इसको यहाँ पे हम इस वक्त क्या क्या हुआ है, मियोसिस हुई है ना दो, तो ये वाला जो हाफ होता है ना, ये क्या ये काम हो गया कि ये अभी हाफ है, ये अभी हाफ है। हाफ और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, जिसको हम साइटो डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें वो फ्लैजिलम बनेगा, उसकी शक्ल बदलेगी। और भी आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आएगी यहाँ पर। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्रोजोम, वो बनेगा, स्पर्म बाकायदा शक्ल ही बदलेगा अपनी, क्योंकि इसको आगे से पेनिट्रेट करना है, आगे से बड़ी मंजिलें हैं इसकी। ये ऐसे नहीं है कि ये इस तरीके से निकल आया और इस तरीके से बस फिट है, फिट नहीं है। अभी फ़िलहाल उसमें चेंजेस आएंगी, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर इजैकुलेट में आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्वाइव करना है इसको, और आगे से पहुंचना है। और पहुंचेंगे तो आपको बताता हूँ, 3 बैरियर्स इसको क्रॉस करने हैं, तब जाके साइटोप्लाज्म ऑफ दी oocyte को ये पहुँचेगा जाके। इतना आसान नहीं है स्पर्म के लिए, क्योंकि स्पर्म एक और दुनिया में जाने जा रहा है। ओवम के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। ओवम जो है जिस जगह से निकला था, थोड़ा ही 4 सेंटीमीटर आगे आके उसका वो मंजिल है जहाँ पर, लेकिन ज़ाहिर है ओवम की अपनी चैलेंजेस हैं, क्योंकि ओवम को ज़ायगोट बनना है, ज़ायगोट फिर माँ के अंदर ही रहना है, उसकी अपनी चैलेंजेस हैं, इसकी अपनी चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पर ये जो बना है, इसको हम मिला के, इस प्रोसेस को हम मिला के कहते हैं, क्योंकि ये मियोसिस हुई हैं दो यहाँ पर, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसका आदि मियो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मियोसिस हुई है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अभी क्या होना बाकी है, साइटो डिफरेंशिएशन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, उसको कहते हैं, उसको और इसको मिला के कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो वाला जो हाफ है, साइटो डिफरेंशिएशन वाला हाफ, उसको कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायो, ये कौन सी चीज़ है, ये क्या भला है,
यह है साइटो डिफरेंशिएशन। सेल की शक्ल बदलेगी अब, किस सेल की? स्पर्मेटिड की। और जब ये स्पर्मेटिड की शक्ल बदल के यहाँ मैं बना के दिखाऊं तो फिर उसका नाम पड़ जाएगा अब स्पर्मेटिड नहीं, अब इसका नाम पड़ जाएगा स्पर्मेटोजोआ। इसका आदि स्पर्मेट, एक को कहते हैं स्पर्मेटोजोन, बहुत सारों को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। ये जब दोनों मंजिलें तय हो गई उसकी, स्पर्मियोजेनेसिस माने न्यूक्लियस जो है उसका हैप्लॉइड हो गया, और उसके बाद उसको कहेंगे स्पर्मियो, मियो मीन्स मियोसिस, और दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल चेंज स्पर्मायोजेनेसिस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब आपका नाम पड़ जाएगा उस चीज़ का स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 स्टेप्स हुए, अंडर दिस इज कॉल्ड नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना टाइम लिया इसने? ये टोटल मिला के कोई 64 डेज ले लेता है, 64 दिन, 2 महीने में जाके कहाँ से कहाँ तक स्पर्मेटोगोनिया बी से लेके फुल्ली मेच्योर स्पर्मेटोजोआ तक ये 64 डेज ले लेगा। और ये मामला सिलसिला चलता रहेगा, ये लाट आ गई पीछे से और आ रहा है, ये पीछे से और आ रहा है, ये मुसलसल चलता रहेगा जब तक वो बच्चा बड़ा होके बूढ़ा हो जाए, जिंदा जब तक है ये तक मामला चलता रहेगा। यहाँ मेनोपॉज वाला मामला नहीं है, यहाँ पर ये सिलसिला चलता रहता है, टेस्टोस्टेरोन मौजूद रहता है उसमें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और सेक्सुअल कांटेक्ट और सेक्सुअल डिज़ायर ड्राइव जो है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये मामला सिलसिला चलता रहेगा। कितने भी साल हो, अगर उसको सेक्सुअल कांटेक्ट है, इरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ही कैन प्रोक्योर चाइल्ड, ये कंसीव कर सकता है किसी को। इससे ये फिट है कि ये फर्टिलाइजेशन इसके स्पर्म से हो सकती है, क्योंकि स्पर्म में वैसे भी हमें कितने चाहिए होते हैं। एक एजेकुलेट में 300 मिलियन गए हैं, लेकिन उस साइड पे तो सिर्फ 300 पहुंचेंगे। कहाँ? फलोपियन ट्यूब में, उस जगह पर जिसको एम्प्यूला कहते हैं, जहाँ पर इस वक्त इंतजार कर रहा है कौन? वो सेकेंडरी यूसाइट जोना पेलुसिडा के अंदर फंसा हुआ पेलीपोलर बॉडी के साथ मेटाफेज हालत में, जिसमें वो ओव्यूलेट हुआ है। अब उसे फंसा तो हुआ है, वो तो 14th डे था, कितने दिन वेट करेगा? ऑप्टिमली वेट करेगा सिर्फ 24 आवर्स, माने 24 आवर्स में वहाँ स्पर्म्स पहुँचे तो फर्टिलाइजेशन का आसरा समझो। लेकिन अगर स्पर्म्स पहुँचे 2 दिन बाद तो फिर समझ लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये स्पर्म उधर जो ओवम में ख़त्म हो जाएगा। या तो ऐसा हो, या स्पर्म्स वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हों। अब सिर्फ कब कितने पुराने, इवन हफ्ता पुराने भी पहुँचे हुए होंगे ना उधर, यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 8वें दिन पे भी हो गया ना, और वो वहाँ 14th डे पे आ गया, तो 6 दिन पुराने स्पर्म्स भी जो होंगे ना, उनसे भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। स्पर्म्स पुराने फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ओवम पुराने पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हमेशा है। इसका मकसद ये है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। डे ऑफ ओव्यूलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फर्टिलिस्ट होते हैं ना, जो वो डे ऑफ ओव्यूलेशन को टारगेट ज़रूर करते हैं कि देखें किस दिन वो लेडी ओव्यूलेट कर रही है। और ओव्यूलेशन करने के कुछ ज़ाहिर है एक्सपर्ट समझ जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे LH सर्ज है या कुछ और चीज़ें हैं, टेम्परेचर का बढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। ये सब कुछ समझाया जाता है उस लेडी को। फिर वो लेडी क्या करती है, 12वें दिन से वो अपना थर्मामीटर रखना शुरू कर देती है, और किसी दिन भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ होगा ना, एकदम से डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। डॉक्टर सैंपल ले लेगा, LH सर्ज अगर बढ़ी हुई है तो समझ लो कि उसने ओव्यूलेट किया है। ओव्यूलेट किया है तो दिस इज द राइट टाइम द हस्बैंड शुड बी इन्फॉर्म्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो ये इतनी चीज़ें छुपी हुई भी नहीं है, इनको बाकायदा टारगेट। ओव्यूलेशन का वैसे तो पता ही नहीं चलेगा। ओव्यूलेशन का पता कब चलेगा? जब 15 दिन बाद मेंसेस आएंगे, और जिस दिन मेंसेस आए और पहले दिन वाले मेंसेस 28 दिन हुआ, तब पता चलेगा कि 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद 14th डे पर मेंसेस आते हैं। ये मैंने कल भी समझाया था आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 30 डेज़ का है ना, तो ये ना समझना कि ओव्यूलेशन 15th डे पे हुई है, ऐसा नहीं है। हमेशा ओव्यूलेशन के बाद हमेशा 14 डे होते हैं। अगर साइकिल 30 डेज़ का है तो पहला वाला हाफ जो है वो 16 डेज़ का होगा। अगर साइकिल 32 का है तो पहला वाला हाफ 18 दिन का होगा। आखिरी वाला हाफ हमेशा 14 दिन का होता है, भले साइकिल कितना भी लंबा हो। साइकिल अगर फॉर एग्जांपल 25 डेज़ का है ना, तो पिछले दिन जो हैं वो हमेशा 14 होंगे, और पहले वाले जो होंगे वो 11 होंगे। माने इसका मकसद है कि मेंसेस जब आएंगे तब जाके पता चलेगा कि ये तो मेंसेस आ गए 25वें दिन पे। इसका मकसद है कि फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन कब हुई है? 11th डे पे हुई है। आज से 14 दिन पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11th डे पे
जब वो तैयार भी नहीं होगी, वो लेडी के 11th डे पे भी हो सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतों के रेगुलर होते हैं। जिनके रेगुलर हैं उनको काउंट करना इतना मुश्किल नहीं होता, इरेगुलर वालों में प्रॉब्लम हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया ये मायोजेनेसिस। अब देखेंगे स्पर्म्स की शक्ल बदलती कैसे है और है कैसा, तो शक्ल किस तरीके से है यहाँ पर। इसमें एक दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आती है। अब यहाँ पर आप देखें कि स्पर्म के अंदर आप जहाँ पे देखेंगे कि अंदर न्यूक्लियस तो वही है, हैप्लॉइड 22X या 22Y। अब इसका देखें ये क्या होगा, इसका ये हेड होगा, इसकी ये बॉडी होगी और इसका ये टेल होगा, ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम इसको मूवमेंट में मदद करेगा, फ्लैजिलम मूवमेंट में मदद करेगा। इसका मकसद है कि इसके अंदर कुछ जो सिलियरी एक्शन होता है उसके अंदर यकीनन कोई मूवमेंट होगी तो उसके अंदर यकीनन कोई प्रोटीन होगी जो उसको मूव कराती है। ये प्रोटीन कुछ लोगों में जेनेटिकली एब्सेंट भी रह सकती है। ये एक सिंड्रोम होता है, इसको हम कहते हैं काटा जेनर सिंड्रोम। काटा जेनर सिंड्रोम जिसके अंदर ये जो प्रोटीन होती है जो उसको मूव करती है सीलिया को, वो सीलिया ये नहीं है, और जगह पे बहुत सारे सीलिया हैं, जैसे सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, साइनसेस वगैरह में उधर सीक्रेशन जम जाती है, साइनोसाइटिस हो सकती है। साइनोसाइटिस के अलावा यहाँ ये हो सकता है इनफर्टिलिटी, अंडरस्टैंड, ये भी हो सकता है। और उसके साथ साथ है एम्ब्रियोलॉजी में आपने देखा होगा कि वो जो हार्ट है, हार्ट बैंड होने के साथ पहले राइट पे आता है, उसके बाद वो ऐसे लेफ्ट पे मुड़ जाता है, और लेफ्ट में मोड़ने के लिए अंदर बाकायदा सीली रिएक्शन होता है जो उसको मूव करता है। ऐसे पेशेंट में वो सीली रिएक्शन ही नहीं होगा, वो जो राइट पे हो जाएगा हार्ट बैंड करने के साथ, तो लेफ्ट पे मुड़ ही नहीं सकेगा, इससे हो जाएगी डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, उल्टे हाथ पे, यानी वो सीधे हाथ पे उसका हार्ट होगा। ये भी किस प्रॉब्लम में हुआ है, इसमें जिसमें सीली रिएक्शन नहीं हो रहा है, काटा जेनर सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं, इनफर्टिलिटी, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड साइनोसाइटिस। अंडरस्टैंड? दिस इज बिकॉज ऑफ। अब यहाँ से हम देखें कि ये इस तरीके से है। अब ये जो आप देखें, आप इस पर ध्यान दें, यहाँ पर इसका जो है बात हो रही है स्पर्म की, इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एवरीथिंग जो होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो इसका हेड है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म। इसका जो आगे वाला हाफ है ना साइटोप्लाज्म का, फ्रंट वाला हाफ, उसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि उसके फ्रंट को देखो कैसे इसने ब्लैक कर दिया है। देखिए ये ब्लैक क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जो काम नहीं करेंगे अभी करेंगे बाद में, जब उनको एक्टिवेट किया जाएगा, ये यहाँ काम करेंगे नहीं। तो इनमें क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं, इस प्रोटीन्स को कहते हैं एक्रोजिन। दीज आर एक्रोजिन। ये एक्रोजिन है, इनकी शक्ल जो है ना, इनका फंक्शन जो है, ये उस एंजाइम जैसा है जो पैंक्रियाज निकालता है, ट्रिप्सिनोजिन सुना होगा आपने। वो ट्रिप्सिनोजिन आपको पता है, वो एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये भी प्रोटीन ही को डाइजेस्ट करेगा। आपसे यहाँ कौन सा स्पर्म कौन सा प्रोटीन खाने वाला है कि उसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन आगे आएगा जिसको डाइजेस्ट करने का रोल ये प्ले करेगा। अब इससे एंजाइम को मैं कहाँ बिठाऊँ, पीछे के आगे? तो आगे वाले हाफ में साइटोप्लाज्म में ये भरे होने की वजह से तुम्हें ये ब्लैक दिखाया है यहाँ पर। इस हिस्से को कहते हैं एक्रोजोम। तो इसका दिया एक्रोजोम। तो एक्रोजोम कंटेन्स एक्रोजिन, ट्रिप्सिन लाइक एंड सम अदर ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स आल्सो। तो ये एक्रोजिन इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, और ये इसी के साथ ये मिलके बना है। अब टेस्टिस से ये रिलीज होता रहता है, वो टेस्टिस के डक्ट्स में आते आते यूरेथ्रा तक पहुँच जाएगा, और द टाइम ऑफ इजेकुलेशन ये बाहर निकल जाएगा। ये सिलसिला इसका मामला चलता रहेगा। मैंने बताया कि ये जब बाहर आएगा तो ये मैच्योर हो चुका होगा। ये अपने पूरे, ये नहीं है कि ये जब फर्टिलाइज करेगा तब जाके स्टेजेस पूरी करेगा, नहीं, ये अपनी सारी स्टेजेस पूरी करके टेस्टिस से बाहर निकलता है, और रास्ते में उसकी मैच्योरिटी हो ही जाती है। ये बाहर जब आएगा ना इजेकुलेट में, तो हमेशा मैच्योर होगा। 22 क्रोमोसोम्स उसके साथ, 22 एंड X या Y उसके साथ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ये इसी तरह सिलसिले में होगा। लेकिन क्या इसके इंतज़ार में बैठा हुआ वो जो ओवम है, क्या वो मैच्योर है? क्या ये अभी सेकेंड यूसाइड हालत में बैठा हुआ है? 2 स्टेजेस पूरी की हैं, अगली 2 स्टेजेस पूरी तब करेगा जब ये उसको पेनिट्रेट करने में कामयाब होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो 2 स्टेजेस मियोसिस 2 की आखिरी 2 स्टेजेस एना और टेलोफेज पूरी होगी, वरना वो अभी तक मेटाफेज मियोसिस के वो मेटाफेज हालत में बैठा हुआ है, स्पिंडल की हालत में। पीछे उसके सर पे फर्स्ट पोलर बॉडी भी है, जोना पेलुसिडा भी है, चारों तरफ उसको कोरोना रेडिएटा भी है। इस इंतज़ार में पूरे बारात के साथ वो बैठा हुआ है उधर। अब आ रहा है ये बारात लेके,
तो यहाँ से ये आएगा, तो हम यहाँ से देख चुके कि ये ओव्यूलेशन हुई है, और इस तरीके से यहाँ पर अब ये पहुँच गया है कहाँ, ज़ाहिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये नहीं समझे कि ये वो, क्योंकि वो फ्लूइड में है इस वक्त, प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसके साथ टेस्टिकुलर फ्लूइड है, और बहुत सारी ग्लाइकोप्रोटीन इसके ऊपर लगी हुई हैं, बहुत सारे उसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है। नेचर ने उसको अपने साथ ही खाने पीने की चीज़ें भी दी हुई हैं, ग्लूकोज नहीं, क्योंकि उसको पता था, नेचर को पता था ग्लूकोज जाएगा तो वजाइना उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर देगा। नेचर ने क्या किया, उसको फ्रुक्टोज दे दिया है। देखिए क्या हिकमत है, उसको फ्रुक्टोज दिया है ताकि फ्रुक्टोज कोई और इस्तेमाल न कर सके, ये करे। और उसके साथ साथ उसको अल्कलाइन भी किया है, क्योंकि वजाइना जो है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, और लैक्टोबैसिलस वजाइना के एनवायरनमेंट को नॉर्मली एसिडिक कर देता है, और एसिडिक में वो ग्रो नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना अल्कलाइन मैटर भी साथ लेके आया है ताकि उस चीज़ को ठंडा कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। सिर्फ यही नहीं, फिर जब ये सारा सिलसिला हो जाएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सीक्रेशंस है ना, वो इसको वॉश करेंगी एक तरह से, इसके ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन, टेस्टिकुलर फ्लूइड वगैरह हटाएंगी, और जब हटाएंगी तो इस पूरी सर्विसिंग में तकरीबन 7 आवर्स लग जाएंगे। और जब 7 आवर्स के बाद ये पूरा मुकम्मल साफ़ हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। ये मैंने लास्ट टाइम कल भी बताया था आपको, कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेटेड स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं है ना, अगर तो स्पर्म्स जो होंगे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्पर्म्स का कोई कसूर नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सर्विसिंग उसकी, वो वॉशिंग उसकी, वो जो क्लीनिंग है उसकी हो नहीं सकी। तो वो देखना पड़ेगा उसकी सीक्रेशंस को कि कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कहीं। तो इनफर्टिलिटी इतनी आसान नहीं है डायग्नोस करना, आपको जाना पड़ेगा, इन पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि ये मसला तो नहीं है, ये तो नहीं है ये। और उसके बाद जहाँ वो एम्पुला में बैठा हुआ है तो ये रास्ता खुला भी हुआ है कि कहीं बंद है। और बहुत सारी लेडीज़ में ख़ास तौर पे जिनको ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो चुकी होती है या कोई इस किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है तो ये डक्ट बंद होती है, यानी फैलोपियन ट्यूब बंद होता है। इस ओवम आ सकता है लेकिन स्पर्म जा नहीं सकते तो फर्टिलिटी होगी, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। माने भले 10 या 20 या 30 साल लग जाएं शादी को, नहीं हो सकेगी। इसका मकसद ये है कि फिर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पेटेंसी को देखना होगा बाय पुटिंग सम डाई इनसाइड, और आप एक एक्सरे करके देखोगे। उसको कहते हैं हिस्टीरोसेल्पिंगोग्राफी कहते हैं उसको, जैसे एक्सरे होते हैं उसमें डाई डालते हैं, डाई डाल के उसका पाथवे देखते हैं हम लोग कि पाथवे ये डाई चली गई कि नहीं। अगर डाई चली गई तो स्पर्म भी जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। हिस्टीरो कहते हैं यूट्रस को, सेल्पिंगो कहते हैं सेल्पिंग्स को, सेल्पिंग्स ट्यूब को कहते हैं। और ट्यूब इतना मशहूर है कि ट्यूब ही ट्यूब बोल दोगे ना समझ लो कि यूट्राइन ट्यूब है। हालांकि सेल्पिंग्स यूट्राइन ट्यूब को नहीं कहते, सेल्पिंग्स ट्यूब को कहते हैं, किसी भी ट्यूब को सेल्पिंग्स कहते हैं। लेकिन ये इतना मशहूर है कि बोल दिया ना सेल्पिंजाइटिस तो समझ लो कि ये वाला ट्यूब यूट्राइन ट्यूब। जैसे ना होता है डायफ्राम, हालांकि डायफ्राम 3-4 हैं बॉडी में, लेकिन मशहूर कौन सा है, ये वाला। हालांकि इसका एनाटॉमिक नाम है थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम, लेकिन कोई बोलता है, ये सिर्फ मुझे पता है कि इसका नाम ये है। सब बोलते हैं डायफ्राम, सभी समझ जाते हैं ये, हालांकि 3 डायफ्राम और भी हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस ईयर। तो ये आपने यहाँ पे देखा है कि ये पहुँच गया। अब हम समझ सकते हैं कि कैपेसिटेटेड हो गया है। दाखिल कराए गए हैं 300 मिलियन, जो कल मैंने आपको बताया था 300 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख के पार्टी में से एक आएगा सिर्फ। तो इसका मकसद है कि 3 मिलियन में कितने आएंगे, और 300 मिलियन में सिर्फ 300 ओनली। ये 300 जो होंगे वो यूट्रस को क्रॉस करके ये फैलोपियन ट्यूब में जाने में कामयाब होंगे। 300 ओनली, 10 लाख में एक, तो 300 मिलियन में 300 ओनली, लाखों में एक जाके वहाँ पहुँचेगा। और पहुँचेगा किधर, ये पहुँच गया है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में। ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा है। ये देखा अभी स्पिंडल है, ये वेट कर रहा है। क्यों? ये सेकेंडरी oocyte है, प्रोफेज ख़त्म करके मेटाफेज की हालत में ये ओव्यूलेट हुआ है 14वें दिन पे, और उसी 14वें दिन पे ये भी पहुंच गया है। हम समझते हैं उसी दिन पहुंच गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक अगले दिन आया है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए हैं इसको बाहर निकले हुए। हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर इसको 36 घंटे आपने इंतज़ार कराया तो फिर अब और कोई जगह नहीं है। 36 के बाद अगर क्रॉस कर दिया, 1.5 दिन बहुत है, 1.5 दिन को क्रॉस किया है ना, तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के चांसेस 10% भी नहीं है। ये इतना इंतज़ार नहीं करता, ये ओल्ड हो जाता, ख़त्म हो जाता है। तो ये अंदर या तो ये पहले से ही बैठा हुआ होता, फिर हम समझते हैं कि कितना पहले से बैठा हुआ, भले 1 हफ्ता पहले पुराना ही क्यों ना इंतज़ार कर रहा हो, यहाँ पे ये नहीं करेगा इंतज़ार, वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये इंटर होगा, विंटर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर की क्या चढ़ी हुई है, जोना पेलिसिडा।
और उसके साथ बाहर क्या बैठे हुए हैं, वो जो उसके साथ वो सेल्स साथ आए थे फोलिकुलर वाले, क्यूमुलस ऊफरस का कुछ हिस्सा, तो नाम पड़ जाता है इसका कोरोना रेडिएटा। क्वालिटी वहाँ पे अलग है। हाँ, पर आए लॉर्ड जो माल, आए लॉर्ड जो माल गो टू हुआ मामे वीआईपी यार हाँ ही शेरी कम तुझे साउंड बुद्ध ना सस्तो आप गो ये 12,000 रुपये गो फोर लेटेस्ट और 12,000 ये सस्ता है ना बड़े ब्रांड हायर मैट्रिक्स तो अच्छे ना देखो अच्छा यू हायर मैट्रिक्स आ रहा शायद देखते ना हायर मैट्रिक्स टीवी आ होनर वर्क तो शायद मैं जेबी का आई रिपेयरिंग 3 पे तो कौन पे थे अपवर्ड अभी धीरे धीरे आपको गाना बुला लो यार अल्लाह हमको ड्रॉप ऑन इन टीवी में ना पेयर थी हायर टीवी नॉट इन रेंज मैंने की बात की यार आए बड़ी वीआईपी शे देखे केखे हाँ हाँ बुझा है बस हाँ मैं लाइट क्लीन है हां क्या थी मैं लाइक केड़ी माई जरा पूछो बुझा है मां नहीं माई जरा फिलहाल हिकड़ी है वरी बी कम जे लाइ रखियल ना मेम्ब्रेन इसकी रह गई, क्या हो गया इससे, जोना पेलिसिडा में पेनिट्रेशन हो गई, सुराख हो गया उसके अंदर, और उसका आगे वाला एक्रोजोम वाला हिस्सा और साइटोप्लाज्म और उसकी आधी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। इसका मकसद है कि पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन कांटेक्ट डेवलप करेगी किसके साथ, मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइड के साथ, और जैसे मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइड के साथ ऐसे करेगी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है 22X या 22Y वाला, वो एकदम से अंदर इंटर हो जाएगा, वो अंदर से इसमें अंदर इंटर हो जाएगा। कौन इंटर हो गया यहाँ पर, ये देखिए अंदर से ऐसे इंटर हो गया, और उसका बाहर टेल वेल जो है वो पीछे रह जाएगा, और ये अंदर इंटर हो गया। अंदर जब इंटर हो गया तो ये अंदर इंटर होकर ये थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी, इसकी थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, नाम इसका पड़ जाएगा मेल पेरोन्यूक्लियस। क्या होगा, मेल पेरोन्यूक्लियस, जो क्या है 22X या 22Y, ये डिपेंड करता है। अब जो नसीब जो भी आ गया रेंडमली 300 में, पता नहीं ज़्यादा X वाले हैं ज़्यादा Y वाले हैं, उनमें से कौन कामयाब होता है ये अल्लाह की मर्जी है। अब ये अंदर चला गया, अब जैसे ये अंदर चला गया एकदम से वो जो स्पिंडल है ये जल्दी जल्दी अपनी 2 अगली स्टेजेस कंप्लीट करना शुरू कर देगा, एनाफेज टेलोफेज, और टेलोफेज में फिर वही हरकत होगी, 5% मिलेगा एक को और 95% मिलेगा दूसरे को। टर्शरी oocyte तैयार, ओवम तैयार, और दूसरा जो है वो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा। हो सकता है कि इसकी भी 2 पोलर बॉडियां बन जाएं, 2 की जगह पे 3 मिल जाएं आपको, पॉसिबल है, लेकिन ये ज़्यादा ग्रो इतना करता नहीं है कि 2 पोलर बॉडीज़ मिल जाएं आपको। लेकिन जहाँ ये हो जाएगा, और ये जैसे हो जाएगा इसके न्यूक्लियस में, अब ये जो है अभी जो न्यूक्लियस बना नहीं है, ये कितने इसके क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 22X। अब डबल के अब सिंगल, तो 22X, ये 22X होगा, और इसको न्यूक्लियर एनवेलप मिल जाएगा, और इसका नाम पड़ जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या होगा, ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा मेल कौन सा फीमेल है। ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे, और जैसे प्रोन्यूक्लियाई बैठे होंगे वो आप देखेंगे कि इनके न्यूक्लियर एनवेलप रप्चर हो जाएंगे। अब जो रप्चर हो जाएंगे तो इसका 22X या Y, मैं कहता हूँ चलो X, और इसका तो है ही 22X, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मेरी तरफ से ये अब 46 पूरे हो गए। माना फर्टिलाइजेशन में 2 काम हुए हैं अभी तक। नंबर 1 सेक्स डिटरमाइन हो गया, किसने डिटरमाइन किया, डिपेंड करता है कि किस स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया। X वाला कामयाब हुआ तो फीमेल, Y वाला कामयाब हुआ तो मेल। माने इसका मकसद यह है कि ऑन द डे ऑफ, ऑन द मोमेंट द स्पर्म हैज सक्सीडेड टू गो इनसाइड, sex has been determined. Number 1, haploid number of the each cells have been converted into diploid. फिर आपको मिल गया ना 2 सेट, उसके भी, और इस डिप्लॉयड में हाफ कम्स फ्रॉम मदर, हाफ कम्स फ्रॉम फादर।
उसका 1, उसका 1, जो जीन उसमें 1 में होगी जो उसी 1 में भी होगी, अलील्स ऑफ ईच अदर। अंडरस्टैंड? तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम मिलता है। ये तो इसका मकसद है कि फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में क्या हो गया, और ये जब हो गया ना आपका, ये जब हो गया प्रोन्यूक्लिया एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ठीक है, और इसके बाद रप्चर हो गए, रप्चर हो गए, अब मिक्स हो गए, कितने हो गए? 46 हो गए कि नहीं? अब क्या करें? तीसरा फर्टिलाइजेशन का तीसरा इवेंट, पहला इवेंट क्या था? सेक्स डिटरमाइन। दूसरा इवेंट क्या था? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। अब जो तीसरा इवेंट है क्या है? 42 46 है ना क्रोमोसोम्स। सिंगल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रक्चर है? कहाँ हुए? वो टर्शियरी डबल स्ट्रक्चर किधर हुए? वो भी सिंगल, वो भी सिंगल, वो भी 22X से 22Y है, टर्शियरी oocyte से आया है, वो टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट से आया है, तो सिंगल सिंगल ही होंगे ना। मियोसिस 2 की पैदावार है ना ये, और मियोसिस 2 के एंड में क्या डबल स्ट्रक्चर होते हैं कि सिंगल होते हैं? तो ये सिंगल सिंगल हैं, ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर हैं। ये जैसे मिल गए हैं तो मैं क्या करूँ? क्या न्यूक्लियस चढ़ाऊँ? न्यूक्लियस मत चढ़ाएं, न्यूक्लियस वैसे ही तुम्हें तोड़ना है। क्यों? तुम्हें माइटोसिस जो करनी है, तो न्यूक्लियस क्यों चढ़ाते हो उसके ऊपर? न्यूक्लियर एनवेलप क्यों चढ़ाते हो? सीधा सीधा इसको पहले ही माइटोटिक डिवीजन में एंटर क्यों नहीं करा देते? क्या करना है? माइटोसिस में दाखिल होने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? ऐलान। इस ऐलान का क्या नाम है? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस चीज़ का ऐलान है? प्रोफेज का। लेकिन इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। बस नहीं हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है तो क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए में क्या 46 डीएनए डबल होते होते तुम्हें ऐसे मिलेंगे क्रोमेटिड्स, इसके वो पड़े हुए हैं ऐसे कि सेंट्रियोल भी 2, सेंट्रियोल टूटेगा, ये लगेगा स्पिंडल, मेटाफेज, ऐसे क्या टेंडोफेज, ऐसे क्या एनाफेज। ये पहली, इसको कहते हैं क्लीवेज। ये फर्स्ट क्लीवेज भी साथ ही होगी। अब न्यूक्लियस चढ़ा हुआ उसका, न्यूक्लियस चढ़ा हुआ उसका, उसके हो जाए 2 सेल्स। तो इसका मकसद है कि फर्स्ट सेल डिवीजन इज आल्सो द आउटकम ऑफ फर्टिलाइजेशन। 3 चीज़ें फर्टिलाइजेशन में होती हैं, समझ के? नंबर 1 सेक्स डिटर्मिनेशन, नंबर 2 हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, एंड नंबर 3 इज फर्स्ट क्लीवेज। अब तो क्लीवेज का खेल शुरू, आज तक शुरू है। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक सेल से 2 सेल्स। चल के देखें यहाँ पर ये सेल्स किस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये कैसे हो रहे हैं। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ फलोपियन ट्यूब के उस एम्पुला में ही हो रहा है। ये क्या चढ़ा हुआ है? ये इस वक्त अंदर चला गया, और अंदर चलने के बाद अब सिर्फ इसका स्पर्म का क्या इस्तेमाल हुआ? टेल वेल बाहर रह गया, अंदर क्या हुआ? सिर्फ न्यूक्लियस चला गया अंदर। हमें न्यूक्लियस से ज़रूरत है, वरना तो साइटोप्लाज्म बाकी सब तो oocyte के पास मौजूद है। उसका चाहिए क्या? उस बंदे का क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए, उसके क्रोमोसोम्स चाहिए। वो हमने ले लिए, बात ख़त्म। और इस तरीके से यहाँ पर ये आपको टोटल यहाँ इस जगह पे मिलेगा। अब ये टेल वेल बाहर रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर रह गए। इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे ये ज़ाहिर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया इस oocyte के अंदर जो ज़ायगोट बनेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मदर के होंगे, फादर के नहीं होंगे। और आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सारे ऑर्गेनेल से यूनिक होता है। क्या यूनिकनेस है? बाकी सारे ऑर्गेनेल से सभी हो हैं, ये भी है, ये भी ऑर्गेनेल है। ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है? एटीपी प्रोडक्शन उसका काम है, ये नहीं करेगा तो फिर है क्यों? यूनिकनेस क्या आया? तो फिर आपको तो वो लाइसोसोम भी बोलेगा मैं चीज़ों को डाइजेस्ट करता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, मैं यूनिक हूँ। हर का अपना अपना स्पेसिफिक काम है, इसका भी है। जी जी, कैसे कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल है जिसके पास उसका अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ डीएनए, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी मल्टीप्लाइड। आप सुने मल्टीप्लाइड क्या? सभी मल्टीप्लाई होते हैं, वो तब होते हैं जब सेल मल्टीप्लाई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है जब सेल मल्टीप्लाई न हो रहा हो, सेल डिवाइड न हो रहा हो, तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों? कि उसको अपना पर्सनल डीएनए, और जब डीएनए तो जीन्स भी हैं, डीएनए ही तो जीन्स हैं, उसी की तो न्यूक्लियोटाइड की है सीक्वेंस है, उसका नाम डीएनए। इसका मकसद यह है कि जीन है उसके अंदर। इसका मकसद है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड जेनेटिक डिजीजेज भी होती होंगी कि नहीं होंगी? खैर होंगी। यही तो जीन ही तो होती है जिसकी म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो ये जीन की म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से, इसका मकसद है कि माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होंगे वो आपको फादर से नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि फादर का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर गया ही नहीं। तो इसका मकसद है कि अगर मदर में कहीं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोई प्रॉब्लम है अगर, तो वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। फादर वाली डिजीज़ ना तो लड़की को लगेगी, ना उसकी बेटी अगर पैदा होती है उसको लगेगी, ना उसके बेटे को लगेगी। हाँ, अगर मदर में है तो लग सकती है, क्योंकि जायगोट आगे किसका इनहेरिट करता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रियल, मदर का करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ से हमने देखा कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से हो गया, और आप इसकी स्टेजेस को जल्दी जल्दी आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें कि ये टोटल ओव्यूलेशन वो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये मैंने कल आपको दिखाया था। और पीछे क्या रह गया है? अब देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई ना, फर्टिलाइजेशन हो गई। ये कौन सा दिन होगा? 15 चले। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा दिन? 15th डे। क्योंकि एक दिन में हो गया है ना, हम समझते हैं एक दिन में हो गया होगा। मदर को पता ही नहीं है कि शी हैज़ कंसीव्ड। कहाँ पता होगा? 16वें दिन 15वें दिन को कौन सा पता होगा? वो वेट कर रही होगी 28वें दिन पे मेंसेस आएंगे। ठीक है, ये सिलसिला चल रहा है। हम जहाँ पे देखेंगे कि उधर से GnRH है, LH जो है वो जो 14th डे पे सर्ज हो गई थी, ठीक है ना, वो 14th डे पे जो सर्ज हो गई थी उसकी, ये आप ऐसे देख सकते हो लाइक दिस। ये देखें, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये सर्ज ऐसे ही सर्ज रहेगी कि ये भी आस्ते आस्ते गिरेगा। ठीक है ना, तो ये आस्ते भाई कितना गिरेगा? ये इतनी सर्ज हो गई है कि 15वें दिन पे अभी भी हाइट काफ़ी गिर रहा है, लेकिन लेवल अभी भी बहुत है। अरबपति है, वो अरबपति नहीं है, 10 अरब नहीं है, 9 अरब है। अब 9 अरब में भी अमीर ही होगा ना, या रोना शुरू कर देगा, एक अरब चला गया मेरा। वो इतनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था, थोड़ा कम हो गया, अगले दिन और कम, अगले दिन और कम, और माने इसका मकसद है कि मैं यहाँ 15वें दिन पर हूँ, LH अभी भी हाईएस्ट लेवल पर है। और पीछे मैं छोड़ के आया हूँ क्या? कार्पस ल्यूटम। किसके कहने पे वो ग्रो कर रहा है? LH के कहने पे। आप बोले LH तो गिर रहा है, भाई अभी इतना नहीं गिरा है, ये स्टिमुलस देता रहेगा पीछे। और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का असर किस पे होगा? ऑलरेडी प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पर। क्या वो ये रहेगा कि सीक्रेशन होगी? वैसा रहेगा कि और थिक होता जाएगा? क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है कि ये फर्टिलाइज हो गया है, जो हो भी गया है, और मेरे पास आएगा 1 हफ्ते बाद, तो मैं पहले से उसके बिस्तर तैयार करूँ। तो पहले से बिस्तर तैयार करेगा। सॉयल, मुझे पता है कि ये जो लड़का गया है ये कोई प्लांट लेके आएगा, मैं पहले से गमले को तैयार रखूँ। हाँ, वो बैटरी का होगा। ठीक है जी, तो वो इस तरीके से यहाँ पर तैयार। तो इसका मकसद है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक आते जाएंगे तो आपको आइडिया होते जाएगा कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे पे, अब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन आगे चल के 28वें दिन पे मेंसेस आएंगे नहीं। और जैसे मेंसेस नहीं आएंगे ना 28वें दिन पे, एकदम से उस औरत के कान खड़े हो जाएंगे कि पीरियड मिस हो गया, मेरा पीरियड मिस हो गया है, माने सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये नहीं बोलेगी आके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं, वो बोलेगी मेंसेस नहीं आए हैं, पीरियड मिस हो गया है, डॉक्टर को ये बोलेगी। डॉक्टर यही लिखेगा, वो नहीं लिखेगा शी इज प्रेग्नेंट, वो लिखेगा सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर दैट मेनी डेज। 3 दिन से मेंसेस नहीं आए, और जब मेंसेस नहीं आए तो इसका मकसद है कि उसकी होपफुली सबसे बड़ी जो काज है वो है दरअसल कि कंसीव किया उसने, और एकदम से फिर वो यूरिन टेस्ट कर सकती है। वो घर पे ही हो जाता है, यूरिन टेस्ट है, 100-125 की स्ट्रिप मिलती है, वो यूरिन टेस्ट करेगी। मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। वो यूरिन टेस्ट जो है उसका कलर क्यों चेंज होगा, ऐसा क्या था यूरिन में कि उसने कलर चेंज किया? नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट लेडी का नहीं होता है। तो घर पे ही वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, उसी शाम को ऑब्स्टेट्रिशियन से एक अपॉइंटमेंट ले लो, फौरी तौर पे पहला चेकअप हो जाना चाहिए उस शाम को ही, बेहतर यही है, प्रोटोकॉल यही अच्छा है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई तो उस वक्त जो अंदर मौजूद होगा एम्ब्रियो, उसकी एज कितनी होगी? जब पॉजिटिव आया मदर का, उस औरत का जो पीरियड मिस हुआ है,
वेट करेगी, शायद दूसरे दिन आ जाए। कभी कभी साइकिल 28 का नहीं 30 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। फ़ौरन नहीं समझेगी कि प्रेगनेंसी हो गई है, वो समझेगी कि चलो 1-2 दिन रुक लेती हूँ, तो 2 दिन रुक गई, तीसरा दिन हो गया, अभी भी नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाएगी, या अगर थोड़ी पढ़ी लिखी है तो स्ट्रिप मंगवा लेगी और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेगी। तीसरा दिन हो चुका है, पीरियड को मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट आ गई पॉजिटिव, कलर हो गया चेंज। माने इसका मकसद है कि यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स और जो 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 मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स, वो मौजूद हैं, माने शी इज़ प्रेग्नेंट। वहाँ अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, जो एम्ब्रियो मौजूद है उसकी एज क्या होनी चाहिए? मेंसेस उसके पीरियड मिस हुआ है, 3 दिन हो गए, उसको पीछे ले जाओ, 28वां दिन, 29, 30, 31, 3 दिन हो गए हैं ना, तो 3 दिन हो गए, उन 3 दिनों को तो रखो इधर। थोड़ा पीछे जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28वें दिन पे, फर्टिलाइजेशन कब हुई थी? 15 डे पे, तो 2 हफ्ते अंदर और हो गए थे ना, 2 वो 3 ये, 3 दिन ये, तीसरा हफ्ता। इसका मकसद है कि मिडिल ऑफ द 3rd वीक में है। अगर पीरियड को मिस किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लोग जो है ना 4-6 दिन इधर उधर करते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, और नहीं जाते। इसका मतलब है जब डॉक्टर के पास जा रही होगी ना, वो मोस्ट प्रोबेबली 3rd वीक खत्म करके 4th वीक में इंटर हो चुका होगा। थोड़ी देर की ना तो हार्ट बीट भी शुरू हो जाएगा बच्चे का। जो डॉक्टर के पास जाती हैं तब तक काफ़ी चीज़ें आगे निकल चुकी होती हैं। पहले 2 हफ्ते तो पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या हो चुका है, और 2 हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में तो 3 जर्म लेयर्स बन चुके होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये इतना जल्दी हो जाता है पहले। ये तो अभी आप सिर्फ 2-3 दिन में पहुंचे हैं ना, ये तो आप देखेंगे 2-3 दिन जो पहले वाले हैं उसके अंदर अभी वो फलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ है। वो फलोपियन ट्यूब में उसके जो हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखें फलोपियन ट्यूब में, ये यहाँ खत्म हो गया तो कौन सी स्टेज आ गई? 2 सेल स्टेज। अभी भी ज़ोना पेल्यूसिडा में, क्योंकि ज़ोना पेल्यूसिडा में जो सुराख हो जाता है उसके बाद वो जो अंदर चला गया न्यूक्लियस, तो वो सुराख फिर बंद हो जाता है। और जैसे सुराख बंद हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे, आप बोल सकते एक तो चला गया, क्या दूसरा भी चला जाएगा? क्या दूसरे में नहीं है एक क्रोमोसोम? क्या वो नहीं तोड़ सकता? एक जब अंदर चला जाता है तो oocyte जो है उस ज़ोना पेल्यूसिडा की परमिबिलिटी को चेंज कर देता है, ताकि एक के जाने के बाद दूसरा ना आ सके। क्योंकि अगर दूसरा चला गया तो उसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी, और एक जब दूसरा आ गया तो फिर 23 क्रोमोसोम और चले जाएंगे अंदर, और जगह 23 क्रोमोसोम और चले गए तो फिर ये ह्यूमन स्पीशी नहीं होगी, पता नहीं जिनमिन हो जाएगा, ये ह्यूमन स्पीशी नहीं होगी। क्योंकि ह्यूमन स्पीशी में सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के 2 सेट्स, तीसरा सेट इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वरना क्या हो जाएगा अगर तीसरा हो गया तो ट्रिपल आईडी हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा है वेल मछली में पता नहीं किसमें ट्रिपल आईडी होती है, 3 होते हैं, एक फादर का एक मदर का, पता नहीं तीसरा किसका होता है, 3 होते हैं, ट्रिपल आईडी है, पता नहीं उनका क्या है सिलसिला, और मैंने तो नहीं पढ़ा है एम्फीबियन इन चीज़ों में क्या क्या होता है। ट्रिपल आईडी भी होती है कभी किसी शायद वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट है, तो इसके अंदर इस तरीके से होता है। वो क्या मसला होगा उसके अंदर? ये होता है कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा है, ये हमारा उस साइट है, और जैसे एक ने अंदर एंटर किया, यहाँ से क्या होगा, ये ख़ास तौर पे ये साइड से जो ना ये पेरीफेरी में, पेरीफेरी पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं बाहर निकल के क्या करते हैं, ज़ोना पेल्यूसिडा को, इसकी परमिबिलिटी को चेंज कर देते हैं, उसको इम्परमिएबल बना देते हैं, इम्पेनिट्रेबल फॉर दी अदर स्पर्म्स, वो नहीं आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ पर है ज़ोना रिएक्शन। ये ग्रेन्यूल्स कहाँ से, सेंटर से आते हैं कि पेरीफेरी से? कार्टेक्स से। पेरीफेरी को कार्टेक्स कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कार्टिकल रिएक्शन, ज़ोना रिएक्शन और कार्टिकल रिएक्शन। और वो जो उसने सर मारा था ना यहाँ पर, वो एक्रोसोम रिएक्शन था, स्पर्म ने जो किया था, सुराख किया था। तो ये सुराख करने के बाद एक्रोसोम के बाद फ़ौरन क्या होना चाहिए? ज़ोना रिएक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरा अंदर एंटर होने में कामयाब न सके। थोड़ी देर हो गई तो दूसरा भी आ जाएगा। जो एक छेद कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, उसके पास एक क्रोमोसोम नहीं है क्या, वो भी कर सकता है। तो ये होगा नहीं। अगर खुदा न खास्ता हो गया ना अगर, तो ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं तो एबॉर्शन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आपसे कैसे नहीं पता चले? एबॉर्शन का तो पता चलता है। अब आप मुझे बताएं, ये अगर एम्ब्रियो इस किस्म का एम्ब्रियो बन गया जिसमें ट्रिपल आईडी चली गई, तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो 28वें दिन पे मेंसेस के साथ निकल जाएगा, और मेंसेस के साथ जब निकल जाएगा तो वो लेडी कब, क्या वो औरत समझेगी कि ये एबॉर्शन की है मैंने, या वो मेंसेस ही समझ लेगी? 25% मेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, यानी इतनी एबॉर्शंस होती हैं जिसका पता ही नहीं चलता है। अब इसका क्या पता चलता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई अगर एम्ब्रियो इवन इम्प्लांट होने के बाद भी निकल जाए अगर, और निकले 28वें दिन पे,
तो उस 28वें दिन पे थोड़ी सी ब्लीडिंग, उसके साथ एम्ब्रियो भी निकल गया, इतना सा आधे नेल जितना एम्ब्रियो निकल गया, कोई देख सकता है उसको? 25% एबॉर्शन ऐसी होती है, मिस्टेक, ये ऐसी एबॉर्शंस होती हैं, माना इनकम्प्लीट या कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन हो गया किसी को पता ही नहीं चला, न उस लेडी को पता चला जिसको एबॉर्शन हुई है, क्योंकि वो था ही 28वां दिन, ब्लड भी उतना ही आ गया, सब कुछ उतना ही आ गया, छोटा सा आधे नेल से भी कम वाला वो भी निकल गया उसमें। तो ये एबॉर्शन ऐसे भी होती हैं, वो एबॉर्शन अननोटिस्ड एबॉर्शन। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस, ये 2 सेल और 2 सेल वहीं बैठे होंगे तो 2 4 में, अब तो सेकंड क्लीवेज 2 4 में, 4 8 में, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 8 में, 4 6 भी हो सकते हैं। कैसे? 2 जो होंगे वो 4 में हो गए होंगे, अगले 2 उन्होंने क्लीवेज ही नहीं की। ये थोड़ी एक मुकाबला लगा हुआ है कि तुम अगर 2 में डिवाइड हो जाओगे माइटोसिस तो मैं भी हो जाऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तो 6 में, ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं समझते, हम खामखा ऐसे गिमिक्री नहीं करते, बोलते बाबा 4 है 6 में क्यों नहीं होंगे भाई डिवाइड, उनकी क्या जरूरत है कि नहीं हो डिवाइड, अल्लाह कह रहा है कि डिवाइड हो जाओ तो डिवाइड हो जाएंगे, 4 8 में 8 16 में, और ऐसा ही चलता रहा। तो अब वो काफ़ी बड़े हो गए, अब काफ़ी बड़े हो गए तो इतने ग्रो करेंगे तो वो सीलिया उनके सरों को लगाएंगे, वो सीलिया बीट कर रहे हैं ना, वो जब सीलिया बीट करेंगे तो यहाँ से लुढ़कना शुरू करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट होगी इनकी, तो ये आके गिरेंगे कहाँ? इसमें यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में गिरेंगे कौन सा दिन? पहले दिन पहली क्लीवेज हुई है 15वें दिन पे, 16वें पे सेकंड क्लीवेज, 17वें पे और क्लीवेज, 18th डे पे और क्लीवेज, और 19th डे पे धड़ाम से अंदर। 19th डे पे माने मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3rd वीक, 21वें दिन पे तो 3 वीक खत्म हो गए, 3rd वीक। माँ समझ रही है कि वो औरत समझ रही होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी है, लेकिन यहाँ कुछ खेल ही अलग हो चुका है। ये इस वक्त यहाँ पर ये जो 16 सेल का है ना, बाल लाइक की, बाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें ज़ोना पेलुसिडा की कोटिंग है उसमें, तो बाल की तरह आके गिरेगा कहाँ? यूट्राइन कैविटी में। और यूट्राइन कैविटी में जैसे गिरेगा इसका नाम होगा मोर्यूला, 16 सेल का, लेकिन 16 सेल पर 32 का हो जाएगा, अभी भी मोर्यूला, लेट मोर्यूला, लेकिन किस में ढका हुआ? ठीक है, चले देखें इसको। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 सेल 4 सेल मोर्यूला, 8 सेल। अब ये जो मोर्यूला है कहाँ गया है? तो मोर्यूला फॉर्म, अब आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन दी एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो ही है, अब ये एम्ब्रियो बोलेंगे नहीं इसको, अब क्या कहें, अब एम्ब्रियो बोल देते हैं ना, एम्ब्रियो नहीं बोल रहे हैं ना, जायगोट मोर्यूला ऐसे बोल रहे हैं ना, अभी हमने नाम ही मुंह पे नहीं लाए हैं हम लोग, हालांकि ये हमारी तरफ से है तो एम्ब्रियो ही, लेकिन एम्ब्रियो भी इसका ऑफिशियली नाम पड़ेगा नहीं, ऑफिशियली नाम तब पड़ेगा जब ये चिपक जाएगा एंडोमीट्रियम को। एंडोमीट्रियम पे इसने चिपका ऐसे लगा दिया ना हाथ, तो मेरी तरफ से ये एम्ब्रियो है। और आप बोलेंगे सर पर उसके बाद इसकी एज शुरू होगी? नहीं, एज इसकी 1 हफ्ता ये भी कहलाएगी। वो अगर यहाँ 40 वीक्स गुजारे हैं ना तो 1 वीक ये भी काउंट होगा। ये नहीं कि एम्ब्रियो जब ऑफिशियली नाम पड़ेगा, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले हफ्ते में उसका कोई नाम नहीं होता है, होता है क्या? पहले हफ्ते में उसका नाम डालते हैं हम पहले फर्स्ट वीक पे, तो इसका मकसद है कि फर्स्ट वीक पे नाम डालेंगे तो क्या लाइफ वहीं से शुरू होगी? क्या नहीं, लाइफ उसकी उस दिन शुरू होगी जिस दिन वो अपनी माँ के पेट से निकला है। तो ये एम्ब्रियो नाम लेगा ऑफिशियली तब जब वो पकड़ेगा उसको, जब इम्प्लांटेशन होगी। लेकिन क्या इम्प्लांटेशन होगी तो इससे पहले का पहला हफ्ता नहीं है क्या? और इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं पहले हफ्ते में, वो हुई है फर्टिलाइजेशन, इतना बड़ा इवेंट कुदरत का, कमाल जो है कुदरत का वो हुआ है। और उसके बाद 2 सेल है, तो फिर 4 है, तो फिर 8 है, तो मोर्यूला है, वहाँ से लुढ़का है, यहाँ है, खोला है उसने, अब यहाँ जिसे आ गया है, तो वो यूट्राइन कैविटी के अंदर मौजूद जो सीक्रीशंस हैं उसके अंदर इतना ग्लाइकोप्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला मटीरियल होता है कि आस्ते 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 इसका पूरा स्क्रैप कर देंगे क्या? ज़ोना पेलुसिडा। ये अब अंदर से ये बाल जैसी चीज़, ये ऐसे ही होता है। इसकी मिसाल आप ले लें, ऐसे जैसे अनार की खाल उतारते हैं ना, अंदर से दाने 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 नज़र आते हैं। तो ये जो खाल है ना उसकी पील जो है उसकी आप छिलका उसका उतारते हो, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़ोना पेलुसिडा उतारा। जैसे ज़ोना पेलुसिडा उतारोगे क्या नज़र आएंगे? सेल 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 सेल, इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्योंकि अब ये नाम बदलने वाला है। ये क्या करेगा, ये देखें, इसके जो अंदर वाले सेल्स होंगे ना, अंदर वाले, क्योंकि ये देखें जैसे अनार है ना, अनार के दाने हैं नहीं, आल उसके जो सेंटर में होते हैं ना दाने, अनार में तो खैर सैकड़ों होते हैं, यहाँ है 32 के करीब है। ये जो अंदर वाले हैं, अंदर इनकी सेल मेम्ब्रेनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाती हैं ऐसे,
तो अंदर वाला जो मटेरियल है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन। कौन? इनर वाले सेल्स। और जो बाहर वाले सेल्स होते हैं वो इनको सराउंड करते हैं। ये देखें, ये जो ग्रीन मैंने बनाया ये क्या है? ये बाहर वाले सेल्स हैं, इनमें कॉम्पैक्शन नहीं है। ये जो मैं अंदर अभी दिखा रहा हूं ये क्या है? ये एक दूसरे के साथ टाइट है। ये नहीं समझना कि ये है, ये हमने बाल को कट किया है ऐसे, ये वो सरफेस पे सेल नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं होंगे, ये अंदर की तरफ भी होंगे। ये समझ रहे हैं ना आप? ये अगर अनार को मैं ऐसे काटूं तो क्या दाने ये हैं जो तुम्हें नजर आ रहे हैं कि इसके डेप्थ में भी दाने हैं? तो ये इस तरीके से समझना, ये काटा है ऐसे, ये सिर्फ नहीं है कि ये सेल है, सिर्फ सेल वो भी है, और जो मैंने हटाया है ऐसे सेल उनमें भी है। ये सिर्फ मैं सेंटर वाले सेल दिखा रहा हूँ, इस सेंटर वाले सेल में कॉम्पैक्शन होती है। और आज से ही ये हो गए अंदर वाले सेल मुख्तलिफ बाहर वालों से, तय हो गया। हालांकि सेलों सब में न्यूक्लियस सेम, वही जीनोम है सेम। बाहर वाले सेलों का नाम पड़ जाएगा आउटर सेल मास और अंदर वालों का पड़ जाएगा इनर सेल मास। और आज से ही समझ लो जो इनर सेल मास है इनका आगे नाम पड़ने वाला है एम्ब्रियोब्लास्ट और बाहर वालों का नाम पड़ने वाला है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है आगे से टारगेट होगा टू फॉर्म द प्लेसेंटा फॉर द न्यूट्रिशन पर्पज, और अंदर वालों का काम होगा टू फॉर्म द एम्ब्रियो, टू फॉर्म द फीटस, और इसी से बेबी जन्म लेगा। तो ये जो अंदर मैंने आपको ब्लू करके दिखाया है ना, यही है वो करामत की चीज़ जिससे बनेंगे तुम्हारे आगे से लेयर्स, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। इसको इनर सेल मास कहते हैं। अभी तो ये यहाँ लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये इसका जो है जना पहले शेड ऑफ, वो तो शेड ऑफ हो जाएगा। जैसे ये शेड ऑफ हो जाएगा तो क्या अभी ऐसे कॉम्पैक्ट रहेगा कि थोड़ा सा नरम भी होगा, थोड़ा सा शेप वो गोल भी नहीं रहेगा क्योंकि सख्त नहीं रहा ना, वो थोड़ा सा ऐसे लूज भी हो जाएगा, नंबर 1। लेकिन इस दौरान जब ये होगा ना, इस इनर सेल मास के बीचों बीच यहाँ छोटी छोटी स्पेसेस ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है ना। वो अगर फ्लूइड की एक स्पेस दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, चौथे से मिलना शुरू कर देगी तो ये स्पेसेस अलग अलग होंगी कि एक बड़ी स्पेस बन जाएगी। अगर वो बड़ी स्पेस बन गई, जैसे आप यहाँ पे देखें कि बाहर वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ, चलो ये बाहर वाला ऐसे करके दिखा, ये मैंने अंदर वाले दिखाए सेल्स। इनमें क्या किया? स्पेसेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये जब ये सब स्पेस आपस में मिल जाएंगी तो एक बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और वो जो बहुत बड़ी सिंगल स्पेस क्रिएट हो गई, ये वो नहीं लग रहा है आपको एंट्रम जैसे बनाया था आपने, तो ये बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और एंट्रम ने क्या किया था, वो जो उधर आपने फॉलिकल में देखा था, ग्रेफिन फॉलिकल ग्रो जब किया था, तो वो जो ओवम था अलॉन्ग विद द क्यूमुलस ओफोरस, क्या उसको सेंटर में रखा कि पुश कर दिया था एक तरफ, ठीक है ना। तो ये भी क्या करेगी, ये इसको ऐसे करके करते 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 इनर सेल मास को पुश कर देगी यहाँ पर। किसने पुश किया? वो जो स्पेस थी जो छोटी छोटी हो गई, इतनी बड़ी स्पेस हो गई, उसमें फ्लूइड भर गया। समझ गए? इस स्पेस का नाम है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। क्या नाम है? तो इस एम्ब्रियो का नाम, अभी तो एम्ब्रियो नाम नहीं डालेंगे, अभी तो मोरिला से इसने शेप चेंज करके अब इसका नाम पड़ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। मैंने कहीं पढ़ा था फ्रॉग में इसका नाम ब्लास्ट्यूला भी डाला था शायद, मुझे थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, मोरिला ब्लास्ट्यूला ऐसा कुछ था ना जो। लेकिन बहरहाल हम इसको यहाँ ब्लास्टूला नहीं कहते, हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इस कैविटी का नाम हो जाए ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, जिसका ये जो है, ये कौन है? इनर सेल मास, जो अब हो जाएगा एम्ब्रियो ब्लास्ट। और इसको सराउंड कर रहा है कौन? आउटर सेल मास, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। समझ गए? और जिस पोल पे ये आ गया है, क्या ये सेंटर में है कि एक पोल पे आ गया? ये जो एक पोल पे आ गया है ना, इस साइड को कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। जो अपोजिट वाला होता है इसको हम कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। आप समझे? एब एम्ब्रियोनिक, ये कंट्रास्ट कौन सा है? ये ऐसा एक कंट्रास्ट और भी इंग्लिश में है, और भी होंगे, लेकिन एक इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है, 2 कंट्रास्ट जिसमें एब आता है, वह लफ्ज उल्टा कंट्रास्ट, नॉर्मल एब नॉर्मल है ना क्या? तो ये एम्ब्रियोनिक एब एम्ब्रियोनिक, जैसे नॉर्मल एब नॉर्मल और भी होते होंगे, एक मुझे अचानक याद आ गया। तो ये एम्ब्रियोनिक एब एम्ब्रियोनिक, वो जहाँ एम्ब्रियोनिक है सारी बड़ी बड़ी चेंजेस उधर आएंगी। भाई जहाँ सारे लोग रहते हैं, ये वीराने में कौन होगा? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो इस ट्रोफोब्लास्ट में जहाँ एम्ब्रियोब्लास्ट नहीं है वहाँ इतनी बड़ी चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ एम्ब्रियोब्लास्ट है वहाँ चेंजेस ज़्यादा आएंगी।
समझ गए? अब ये यहाँ पर मौजूद है। अब होगा क्या, आपका ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब तो डिवीजन है तो रुकेंगी नहीं, माइटोसिस तो जारी है। कि ये अब इतने सेल रहेंगे कि ये तादाद में डबल। अब ये नहीं होगा कि एक दिन में 1 से 2, तो दूसरे दिन में 2 से 4, ऐसे हो गया तो 9 साल लग जाएंगे अंदर। ये अब जो शुरू हो जाएगा तो फटाफट एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी माइटोसिस हो जाएंगी। और अगर ये माइटोसिस इतनी हो गई तो क्या सिर्फ एम्ब्रियोब्लास्ट की माइटोसिस होगी कि ट्रोफोब्लास्ट की भी होंगी? उसकी भी होंगी, क्योंकि वो भी तो इन्हीं के भाई हैं। अब वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते होंगे एम्ब्रियोब्लास्ट जैसे, लेकिन फिर भी आए हैं तो इंसान। तो इसका मकसद है कि ये भी जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। और जब जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जब जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो क्योंकि सरकमफेरेंस इतना बड़ा है नहीं, तो ये सेल्स जो होते हैं ना, ये इतने जल्दी जल्दी ग्रो करने वाले, कौन से वाले? ट्रोफोब्लास्ट वाले। तो वो एक जगह पर रह नहीं पाते क्योंकि सरकमफेरेंस इतना है, ऐसे सिंगल लेयर है। जब इतना जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे तो जगह जो नहीं है तो इनको बाहर फेंका जाएगा, कचरे की तरह, जैसे ना बाहर फेंका जाता है। किसको? ट्रोफोब्लास्ट को। और जब ट्रोफोब्लास्ट को बाहर, ये डिवीजन कहाँ ज़्यादा हो रही हैं? एब एम्ब्रियोनिक पे कि एम्ब्रियोनिक पोल पे? तो इसका मकसद है कि यहाँ कलेक्शन इन सेलों की ज़्यादा होगी। क्या साइटों के साथ लाइन बाय लाइन बैठे होंगे कि इनको बाहर फेंका जाएगा? तो बाहर फेंका जाएगा। ज़्यादातर यहाँ कलेक्ट होंगे, इधर, यहाँ कम। अब क्या ट्रोफोब्लास्ट का एक लेयर है कि 2 हो गए? ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट के 2 लेयर हो गए। जब ट्रोफोब्लास्ट के 2 लेयर हो गए तो जो लेयर जिससे वो ओरिजिनली निकले हैं वो वाले सेल्स तुम्हें नजर आएंगे सिंगल सेल इस तरीके से। जो बाहर फेंके गए हैं वो क्या करते हैं, एक सेल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, 4, 5, 6, 8, 10 सेलों का एक पूरा गुत्था सा बन जाता है। और जिनके बीच में मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है वो तो सेल एक ही बन जाता है। सेल एक होगा, न्यूक्लियस एक होगा कि मल्टीपल न्यूक्लिया होंगे? कितने न्यूक्लिया? जितने सेल। ऐसे जाइंट सेल्स को हम डिफरेंट नाम देंगे। और ऐसे जाइंट सेल का कहाँ पर गठजोड़ ज़्यादा होगा? एम्ब्रियोनिक साइड पे। और ये सेल्स क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड कि मल्टी न्यूक्लिएटेड? और अंदर वाले क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो सेल अंदर वाले लगेंगे, इसलिए इनका नाम है साइटोसेल को कहते हैं। बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, इसका नाम पड़ जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन जो बाहर वाला होगा इसको हम कहेंगे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सीरीज है ये, सिंसिशियम कार्डियक मसल में सीखा था ना आपने, एक सेल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे के साथ, इसको सिंसिशियम कहते हैं। एक जो कंट्रैक्ट करेगा तो सारे ही करेंगे। तो ये मल्टीपल सेल्स होगी, इसको हम कहते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्योंकि ऐसे लूज हैं तो ये आस्ते आस्ते देखेंगे कि ऐसे फिंगर लाइक हो जाएंगे ऐसे, और पहुंचते पहुंचते कि 6वां दिन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ब्लास्टोसिस्ट 6 डे पे फुली डेवलप हो चुका होता है। और जब ऐसे मुंह निकाल के उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाली तो अब देर क्या है, पकड़ लो एंडोमेट्रियम को, और जैसे टच करो एंडोमेट्रियम को बोल दो कि हो गया इम्प्लांटेशन। और हो गई इम्प्लांटेशन तो फिर इस ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट न कहना, अब इसका नाम डाल दो एम्ब्रियो। माने एम्ब्रियो अपना नाम सही मानों में लेता है 6ठे या 7वें दिन पे जाके। हालांकि 1 वीक अपना गुजार के आया है, जायगोट से, फिर मोरुला से, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मौजूद होगी। बैटरी कम है, अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें लग गया उस पर। किस पे लग जाता है ये? ज़्यादातर जब आप देखें यूट्रस ऐसे होता है ना, लाइक दिस, ऐसे। तो एक होती है इसकी इंटीरियर वाल, एक होती है इसके पोस्टीरियर वाल। ये लगता है कहाँ? ये लगता है इसके पोस्टीरियर वाल के हायर एरिया पे, यहाँ पे लगता है जाके, यहाँ। और एंडोमेट्रियम इतना थिक हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3रा दिन, प्रोजेस्टेरोन की लेवल खासी हाई है। और प्रोजेस्टेरोन कौन दे रहा है? कार्पस ल्यूटेम। और वो भी ग्रो कर रहा है, किसके कहने पे? कार्पस ल्यूटेम में एलएच के कहने पे। आप बोलेंगे सर एलएच जो है वो 21वें दिन पे तो काफ़ी नीचे आ गया होगा। इतना नीचे नहीं आया है, आया ज़रूर है, लेकिन इतना ऊपर गया था कि नीचे आते आते भी उसको बहुत टाइम लगेगा। 21वें दिन पर हाईएस्ट लेवल से हाफ आया है, हाफ भी बहुत है। तो कार्पस ल्यूटेम अभी भी ग्रो कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन दे रहा है, सीक्रेशन बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते उसका बिस्तर इतना थिक हो गया है कि इम्प्लांटेशन आसान हो गई। चिपक दिया है, अब यहाँ पे सिर्फ चिपक गया है ऐसे, बस। अब सिर्फ चिपकेगा नहीं,
अंदर जाता जाएगा, बोरिंग करके अंदर होल करता हुआ एम्ब्रियो अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि उसके थिकनेस के मटेरियल में ऐसे गायब हो जाएगा जैसे ज़मीन में खोद के कोई अंदर मुर्दा गाड़ देता है। प्लेन कर दो, कब्र तो हम ऐसे कर देते हैं ना, उसको प्लेन कर देते हैं, ऐसे लगेगा जैसे कोई आया ही नहीं था। ये कहाँ छुप गया? मिट्टी के अंदर, माने पूरे एंडोमीट्रियम में अंदर गायब। ये पूरा एम्ब्रियो अंदर गायब हो जाता है। अब जाहिर ग्रो करेगा तो फिर क्या गायब हो जाएगा कि ग्रो करेगा तो फिर अब फिर वो बम्प की तरह ऊपर आएगा, कैविटी में आएगा, वो देखेंगे आप, क्योंकि ये कोई मसल में थोड़ी चला जाएगा अंदर, अंदर थोड़ी कोई इतना कितना आप एंडोमीट्रियम को थिक करोगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा इम्प्लांटेशन के साथ। जहाँ तक हम पहुँच गए, एक हफ़्ता हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, और एक हफ़्ता ख़त्म किया है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि ये मल्टीपल चेंजेस कहाँ कहाँ आने वाली हैं। जैसे पहले देखेंगे कि एंडोमीट्रियम में क्या चेंजेस आएंगी, और आगे दूसरे हफ्ते में। उसके बाद जो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में बाहर से क्या, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंज आएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंज आएगी, इनर सेल मास जिसका नाम डाला था आपने एम्ब्रियोब्लास्ट, उसमें क्या चेंज आएगी, और यह है क्या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, क्या यही रहेगी कि कुछ और कैविटियाँ बनेगी? एक एक करके हम देखेंगे आगे कल की क्लास में। पहले देखेंगे कि 8वें दिन पे क्या होगा, यही 4-5 चीज़ें। 9वें दिन पे क्या होगा, 10वें 11वें दिन पे क्या होगा, 12वें 13वें और 14वें दिन पे क्या होगा। एक हफ्ते में 5 चीज़ें देखेंगे। क्या? एंडोमीट्रियल चेंजेस, ट्रोफोब्लास्टिक चेंजेस सिंसिशियम में भी, साइटो में भी, एम्ब्रियोब्लास्टिक चेंजेस कौन सी आएंगी, और कैविटी क्या यही रहेगी कि और कैविटी भी बनेगी। तो कैविटीज़, बस 5 चीज़ों को हर दिन पे आगे बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। और एक हफ्ते में चलते चलते हम यहाँ पे देखेंगे, और फिर अगले हफ्ते में भी इंटर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अगला हफ्ता भी हम कल ही कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा रैपिडली चलेगा मामला, और यहाँ तक भी हो जाएगा। तो दिस वाज इट।